हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सीजी संसार में। तो आज से हम अधिनियम पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अधिनियम को। हम आज चर्चा करेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में। कौन से अधिनियम के बारे में? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। और ये लागू कब से हुआ था? 10 जनवरी 2007 से हुआ था। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ था ये? 10 जनवरी 2007 से हुआ था। किसी भी अधिनियम का जो धारा एक रहता है, किसी भी अधिनियम का धारा एक संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ होता है। क्योंकि आगे हमको महिला सुपरवाइजर के लिए 8 अधिनियम पढ़ना है, तो इसलिए हमको ये याद रखना है कि किसी भी अधिनियम के स्टार्टिंग का जो धारा 1 होता है वो क्या बताता है हमको? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ बताता है। ठीक है, तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है। क्या है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है। और इसका विस्तार जो है वो संपूर्ण भारत पर है और यह भारत से बाहर तथा भारत के परे भारत के सभी नागरिकों पर भी लागू होता है। ये जो अधिनियम है वो भारत के जितने भी नागरिक हैं, सारे नागरिकों पर ये जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है वो लागू होता है, चाहे वो नागरिक भारत के अंदर रहे या भारत के बाहर रहे। ठीक है, तो सारे भारत के नागरिकों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम सब पे लागू होता है। परंतु इस अधिनियम की कोई बात पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लागू नहीं होती है। इस अधिनियम की कुछ बातें पौंडीचेरी के कुछ एरियाज में लागू नहीं होती है, ये हम लोग को याद रखना है, यहाँ पे नहीं लागू होती है। और पहले ये जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होता था, पर अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। ठीक है, और ये बताया जा रहा है कि कब से ये स्टार्ट हुआ है। तो बता रहा है कि उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी करेगी कि, और ये भिन्न भिन्न राज्यों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमको क्या जानना है इसमें? भारत के जो भी नागरिक होंगे उस पर ये अधिनियम लगेगा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। भारत के जो भी नागरिक होंगे उन पे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लगेगा, चाहे वो भारत के अंदर रहते हो, चाहे वो भारत के बाहर किसी भी और कंट्री में रहते हो। और ये पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र के कुछ हिस्सों में नहीं लागू होगा इनकी इस अधिनियम की कुछ बातें। ठीक है, अब हमको ये भी याद रखना है कि किसी भी अधिनियम की जो धारा 2 होती है, जो धारा 2 है वो परिभाषाओं के बारे में चर्चा करती है। ठीक है, हम इसमें देखते हैं पहला बालक। ठीक है, बालक कोई भी ऐसा व्यक्ति यदि वो पुरुष है और जो 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तो वह क्या होगा? बालक होगा। ठीक है, और जो नारी 18 वर्ष से कम की हो तो वो भी अवयस्क होगी। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है? धारा 2 में बालक और बालिका की परिभाषा दिया जा रहा है। क्योंकि ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है तो इसमें बालक जो 21 वर्ष से कम उम्र की आयु के हैं और जो महिला जो बालिका है वो 18 वर्ष से कम उम्र की आयु के हैं, उनको हम बालक मानते हैं। बाल विवाह कोई भी ऐसा विवाह होगा जिसमें या तो महिला 18 वर्ष की नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी, या तो पुरुष 21 वर्ष की नहीं होंगे, या कि दोनों ही कंडीशन होगा। तो ऐसे जो विवाह होंगे उसको हम क्या मानेंगे? बाल विवाह मानेंगे। ठीक है, अविवेक का मतलब होता है तात्पर्य। तो बाल विवाह से तात्पर्य क्या है? यदि बालक या बालिका दोनों में से कोई भी एक या दोनों ही 18 वर्ष बालिका के लिए और 21 वर्ष बालक के लिए पूर्ण नहीं किए हैं तो ऐसे विवाह को हम बाल विवाह मानेंगे। अब विवाह के संबंध में आने वाले पक्षकार। पक्षकार मीन्स क्या होता है? पक्षकार का अभिप्राय है कि जो भी अनुस्थापित कर रहा है, अनुस्थापित का मतलब होता है उस अनुष्ठान को कंप्लीट करवाने वाला। तो या तो उसके माता पिता होंगे या तो उसके संरक्षक होंगे, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं विवाह के संबंध के बंधन में आने वाले पक्षकार। अब इस अधिनियम में ये बहुत अच्छी चीज है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी क्या बनाया गया है? इस अधिनियम में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बनाया गया है।
कौन से धारा के अंदर? धारा 16 के अंदर। अभी तक वैसे धारा पूछे नहीं गए हैं, पर हम याद रखेंगे कि धारा 16 के अंदर क्या बनाया गया है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बनाया गया है। कौन से धारा के तहत? धारा 16 के तहत क्या अधिकारी बनाया गया है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। ठीक है, प्रतिषेध मतलब रोकने के लिए। ठीक है, बाल विवाह रोकने के लिए अधिकारी बनाया गया है। कौन से धारा के अंतर्गत? धारा 16 के अंतर्गत। ठीक है, अब इसमें जिला न्यायालय भी बताया गया है कि एक इसमें न्यायालय भी होगा, क्योंकि अब प्रतिषेध अधिकारी है और हम कहीं ना कहीं जाके कंप्लेन करेंगे, तभी तो वो हमारी बात सुनेगा कि हाँ ये बाल विवाह हुआ है, इसको रोकना है या इसके बारे में हमको दंड देना है, या जो भी निर्णय होगा वो जिला न्यायालय लेगा। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि जिला न्यायालय से क्या अभिप्रेत है। तो इसमें बोला गया है कि जहाँ कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा के तहत सॉरी कुटुंब न्यायालय विद्यमान है, या फिर कोई भी ऐसा न्यायालय, ठीक है, जो सिविल न्यायालय भी है, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करे जिसे ऐसे मामलों के संबंध में अधिकारिता है जिनके बारे में इस अधिनियम की कार्यवाही की जाती है। तो जिला न्यायालय का मतलब है जिला न्यायालय जो कुटुंब न्यायालय के अंतर्गत आता हो, या अन्य सिविल न्यायालय भी हो जिसे राज्य सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे बता दिया है कि अब ये जिला न्यायालय के तहत आएगा। तो ऐसे न्यायालय को भी हम ऐसे न्यायालय को भी हम क्या मानेंगे? जिला न्यायालय मानेंगे, और वो क्या करेगा? जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत निर्णय दे पाएगा। अवयस्क बताया है, अवयस्क क्या है? ठीक है, अवयस्क ऐसा व्यक्ति से अभिप्रेत है जिसने अवयस्कता अधिनियम 1875 के उपबंधों के अधीन यह माना जाता है कि उनने वयस्कता नहीं प्राप्त की है। तो वही ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। एक तो है 21 वर्ष की आयु, अगर वो बालक है तो, और अगर बालिका है तो 18 वर्ष की आयु। ये हमको याद रखना है। ठीक है, 21 वर्ष की आयु किसके लिए है? बालक के लिए। और 18 वर्ष की आयु किसके लिए है? महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं धारा 3। धारा 3 क्या कहता है? बाल विवाहों का बंधन में आने वाले पक्षकार के जो बालक है विकल्प पर सुन्नीकरण होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? ये जो अधिनियम होती है उसकी लैंग्वेज काफ़ी टफ होती है, तो मैं आपको इजी करके बताती हूँ। ये धारा 3 यह कहना चाह रहा है कि इस अधिनियम के लागू होने के पहले या बाद में जो भी बाल विवाह हुए होंगे, वो सभी जो होंगे वो शून्य होंगे, मतलब कि निरस्त होंगे। ऐसे विवाह को माना नहीं जाएगा। ऐसा विवाह जो कि बाल विवाह है, जिसकी उम्र 18 और जिसमें महिला की उम्र 18 वर्ष और पुरुष की उम्र 21 वर्ष से कम है, तो उनको हम बाल विवाह मानेंगे। और ऐसा कोई भी बाल विवाह इस अधिनियम के पहले हो चाहे बाद में हो, हम उनको क्या मानेंगे? जीरो। इसका मतलब कि हम उस विवाह को वैध नहीं मानेंगे। ये जो अधिनियम की धारा 3 है ये बताना चाह रही है। ठीक है, इसके बाद ये है कि अगर वो बालक या बालिका जाना चाहते हैं इस केस को लेकर डिग्री बाल विवाह को अकृतता की डिग्री द्वारा बातिल करने के लिए। बातिल का मतलब होता है कि उसको निरस्त करने के लिए या रद्द करने के लिए अगर कोई ऐसे पक्षकार हैं जो वो न्यायालय में अगर अर्जी लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। ये कहा जा रहा है। ठीक है, इसके तहत। परंतु किसी बाल विवाह को अकृतता की डिग्री द्वारा बातिल करने के लिए, मीन्स रद्द करने के लिए, डिग्री का मतलब होता है आदेश, विवाह के बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार द्वारा ही जो विवाह के समय बालक था, जैसे मैंने अभी बताया कि बालक के द्वारा ही न्यायालय में अर्जी फाइल की जा सकेगी। ठीक है, और अर्जीदार अवयस्क है तो उसके साथ उसका संरक्षण या वाद मित्र या जो भी पेरेंट्स है वो जाके विवाह प्रतिषेध अधिकारी को इसकी मार्फत मतलब बताएंगे कि ये चीज़ है। मार्फत का मतलब होता है उनको बताना, उनके द्वारा बताना क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, उसको हम बोलते हैं मार्फत के द्वारा या जरिए से की जा सकेगी, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो अर्जी फाइल करने के लिए जो अर्जीदार है
जिसका मतलब कि जो अवयस्क बालक या बालिका है वो जा सकते हैं, उनके साथ उनके संरक्षक या वाद मित्र उनके साथ जाएंगे। उसके बाद जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को उसके बारे में बताएंगे कि ये चीजें हैं करके। ठीक है। उसके बाद जो न्यायालय है, जिला न्यायालय, वो विवाह के दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद उसके माता और पिता को ये बताएगा कि अगर बाल विवाह हुआ है तो जो भी उन्होंने माता पिता संरक्षण को जो भी वो धन या फिर मूल्यवान वस्तुएं, आभूषण या अन्य उपहार जो अगर बालिका के पिता दिए होंगे तो उनको वापस करने के बारे में बात की गई है इस धारा 3 के तहत। ठीक है। अन्य उपहारों के मूल्य के बराबर रकम या जो भी धन है उनको लौटाएंगे बालक के पक्ष वाले बालिका को, ये कहा गया है। धारा 3 में अभी तक क्या क्या हमने देखा कि जो भी बाल विवाह होगा वो शून्य होगा, इस अधिनियम के पहले हुआ हो या बाद हुआ हो, अगर कहीं भी बाल विवाह हुआ है तो वो क्या होगा, शून्य होगा। और इस अधिनियम के तहत जो अवयस्क है वो न्यायालय में जाकर अपनी अर्जी भी लगा सकते हैं अपने विवाह को खारिज करने के लिए। और क्या पढ़े फिर हम इसमें कि अगर कोई धन या मूल्यवान वस्तु अगर बालिका के पिता या संरक्षक दिए हो तो उसको भी न्यायालय, जिला न्यायालय, याद रखिएगा, जिला न्यायालय यह आदेश देगा कि जो भी उसके बराबर रकम या धन है वो लौटा दे। ठीक है। तो हम इसके तहत धारा 3 कंप्लीट कर लिए। धारा 4 क्या बोलता है कि बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध। ठीक है। क्या बोल रहा है, बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध। तो इसके लिए इसके तहत कौन आदेश देता है, जिला न्यायालय आदेश देता है। हमको याद रखना है कि इस अधिनियम के तहत कौन सा न्यायालय आता है, तो जिला न्यायालय आता है। ठीक है। जिसमें जिला न्यायालय जो भी बाल विवाह के बंधन में अगर पुरुष पक्षकार और यदि ऐसे विवाह के बंधन में आने वाला पुरुष पक्षकार अवयस्क है तो उसके माता पिता या संरक्षण को विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार को उसके पुनर्विवाह तक भरण पोषण का संदाय देने के लिए निर्देश हेतु अंतरिम और अंतिम आदेश भी जारी करता है। तो जो जिला न्यायालय है वो अगर बाल विवाह हुआ है तो पुरुष और महिला, ठीक है, दोनों दोनों के बीच में ही विवाह होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आने वाले पुरुष पक्षकार को, बाल विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार को और ऐसे विवाह के बंधन में आने वाला पुरुष पक्षकार जो अवयस्क है तो उसके माता पिता या संरक्षण को जो विवाह के बंधन में महिला आ रही है उसके पुनर्विवाह तक, मतलब जब तक उस महिला का पुनर्विवाह नहीं हो जाता तब तक उसका भरण पोषण करेंगे कौन, ये पुरुष पक्षकार वाले, ये बोलता है। और ये आदेश कौन देगा, जिला न्यायालय। और ये कौन से धारा में बताया गया है, धारा 4 में बताया गया है कि जो भी बाल विवाह हुआ होगा उसके तहत महिला का भरण पोषण कौन करेगा, तो उसका भरण पोषण कौन करेगा, बालक पक्ष करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया, संदेह का भरण पोषण की मात्रा का अवधारण कौन करेगा, जिला न्यायालय करेगा। हमको धारा 4 में क्या याद रखना है, जिला न्यायालय बताएगा कि क्या क्या होगा और भरण पोषण कब तक की होगा, जब तक कि उस महिला का पुनर्विवाह नहीं हो जाता है तब तक। और ये जो भरण पोषण है वो या तो मासिक दिया जाएगा या तो एक मुश्त राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा। ठीक है। और ये चौथा यही बोल रहा है कि जो भी जिला न्यायालय उसके पुनर्विवाह तक उसके निवास के लिए उपयुक्त आदेश भी जारी कर सकता है। तो धारा 4 यही बता रहा है कि बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध जिला न्यायालय देता है और जब तक कि उसका पुनर्विवाह नहीं हो जाता है तब तक के लिए। धारा 5 हमें ये बताता है कि बाल विवाह से जो जन्मे बच्चे होंगे, अगर बाल विवाह हो गया और उनसे किसी बालक का जन्म हो गया तो उनका भरण पोषण और अभिरक्षा कौन करेगा। तो यहाँ पे तो ये है कि बाल विवाह तो रद्द ही माना जाएगा, बाल विवाह से जन्मे बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा, बाल विवाह रद्द माना जाएगा, लेकिन उनका जो बालक है वो उनका ही धर्मज माना जाएगा क्योंकि वो तो विवाह के पूर्व पैदा हुआ है। और उनका जो भरण पोषण है वो कौन करेगा, या तो जो विवाह के जो पक्षकार हैं उनके माता पिता या संरक्षण के द्वारा ही बालक का भरण पोषण करने का उपबंध कौन जारी करेगा, यहाँ पे भी जिला न्यायालय जारी करेगा। ठीक है। क्या समझ आया हमको धारा 5 में, बाल विवाह से जो जन्मे बालक होंगे उनका भरण पोषण और अभिरक्षा जिला न्यायालय जारी करेगा। ये बाल विवाह तो
ये बाल विवाह तो बाल विवाह नहीं माना जाएगा, लेकिन इनके बच्चे को धर्मज माना जाएगा, मतलब उन्हीं धर्म का माना जाएगा। और उनका संरक्षण कौन करेगा? जो बाल विवाह हुआ था उन उस पक्षकार के उनके माता पिता या उनके संरक्षक द्वारा उनके बालक का भरण पोषण किया जाएगा। धारा 8 बात करता है, धारा 8 किस चीज के बारे में बात करता है? कि वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए। तो अब तक हम पढ़ रहे हैं कि वो कौन सा न्यायालय है? वो न्यायालय है जिला न्यायालय, जहाँ पे हम अर्जी देंगे कि यहाँ बाल विवाह हुआ है, या या जो अवयस्क है वो खुद वहां पे जाके अर्जी लगाएगा। तो वो कौन सा न्यायालय है? जिला न्यायालय है, जहाँ पे हम अर्जी देंगे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? धारा 9। धारा 9 बात करता है बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड। ठीक है, तो इसमें क्या है? दंड का भी प्रावधान है। तो इसमें दंड के लिए क्या प्रावधान है? 2 वर्ष की अवधि या फिर 1 लाख तक का जुर्माना, अथवा दोनों दंडनीय होगा। अगर कोई पुरुष जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है और वो शादी कर लेता है किसी महिला से जो कि सॉरी अगर कोई पुरुष जो 21 वर्ष से अधिक की आयु का है और वो 18 वर्ष से कम उम्र की आयु की लड़की से शादी कर लेता है, तो उसको 2 वर्ष तक की जेल होगी और 1 लाख तक का जुर्माना होगा, अथवा दोनों से ही दंडनीय होगा, जो भी बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क हैं वो। ठीक है, बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए जो दंड है वो क्या है? 2 वर्ष तक की जेल, कारावास, और 1 लाख तक रुपए का जुर्माना, या दोनों से ही दंडनीय हो सकता है। अब बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड। अगर जो बाल विवाह को संपन्न करवा रहा है, या माता पिता हो या संरक्षक हो या जो भी हो जो संचालित करा रहा है, या कोई बाल विवाह करने के लिए दुष्प्रेरित मतलब उनको उकसा रहा है, ऐसे लोगों के लिए भी ये 2 वर्ष की अवधि और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दोनों हो सकता है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है? 2 वर्ष की अवधि का कारावास दंडनीय होगा, और जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक का हो सकता है ये होगा। तो हमने इसमें क्या जाना कि हम अर्जी कहाँ लगाएंगे? जिला न्यायालय में लगाएंगे। और बाल विवाह करने के वाले पुरुष के लिए क्या दंड होगा? 2 वर्ष अवधि का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। और बाल विवाह का अनुष्ठान करवाने के लिए अगर कोई संपन्न करवा रहा हो, कोई संरक्षक हो या माता पिता हो या कोई दुष्प्रेरित भी कर रहा हो कि आप कर लो बाल विवाह, तो ऐसे लोगों के लिए क्या दंड है? उनके लिए भी 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख का जुर्माना है। अब क्या बोल रहा है? कतिपय परिस्थितियों में किसी अवयस्क बालक के विवाह का शून्य होना। ये कौन सा धारा बोल रहा है? धारा 12। किसी भी कतिपय मतलब किसी भी विकट परिस्थिति में अगर किसी भी अवयस्क बालक के विवाह होगा तो वो शून्य ही माना जाएगा। इसका मतलब ये धारा 12 ये कहना चाह रहा है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कुछ भी क्यों ना हो, पर बाल विवाह को नहीं माना जाएगा, मीन्स नहीं माना जाएगा। बाल विवाह हमेशा शून्य ही होगा। ये कौन सा धारा बोलता है? धारा 12। कतिपय परिस्थितियों में किसी अवयस्क बालक के विवाह का शून्य होना। इसका मतलब बाल विवाह को हमेशा जीरो ही, शून्य ही माना जाएगा, बाल विवाह कभी भी मान्य नहीं होगा। और धारा 15 बात करता है कि ये इसके तहत जो भी अभी हमने पढ़ा ना, 2 साल का जो कारावास है, वो कारावास जो है और 1 लाख रुपए का जुर्माना था। ठीक है, और धारा 15 क्या बात करता है? कि अपराधों का संज्ञेय और गैर जमानतीय होना। ठीक है, गैर जमानती या अजमानती मतलब ऐसे अगर केस में आप अंदर जाते हो तो ये गैर जमानती है, ऐसे केसेस में क्या होगा? जमानत नहीं मिलती है। ठीक है, धारा 15 यह बताता है। और धारा 16 क्या बताता है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के बारे में बताता है। और धारा 16 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के बारे में बताता है। और और इस बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को कौन नियुक्त करता है? तो राज्य सरकार नियुक्त करता है। कैसे नियुक्त करता है? राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियुक्त करता है। कैसे, कितने को करता है? ये राज्य सरकार के ऊपर है कि वो कितने अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। ये लिखावट पहले से नहीं लिखा हुआ है कि कितने करेगा। राज्य सरकार देखेगा कि बाल विवाह किस एरिया में कितना हो रहा है, उसके तहत फिर अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करता है, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा करता है। या तो पूरे
राज्य के लिए कर सकता है या किसी ऐसे भाग के लिए कर सकता है जहां पे बाल विवाह की ज्यादा सूचनाएं आ रही हो कि यहाँ पे बाल विवाह हो रहा है, तो वहां पे बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करता है। कौन से धारा के तहत? धारा 16 के तहत। और धारा 17 बात करता है कि बाल विवाह का प्रतिषेध अधिकारियों का लोक सेवक होना। लोक सेवक होना, लोक सेवक होना मतलब जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो लोक सेवक होते हैं। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जो होगा वो क्या होगा? लोक सेवक होगा। ये कौन से धारा में बताया गया है? धारा 17 में ये बताया गया है। धारा 19 बात करता है नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। ठीक है, क्या बोल रहा है? नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। इसका मतलब बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत जो नियम बनाएंगे वो राज्य सरकार क्या क्या नियम बना सकते हैं। राज्य सरकार की शक्तियों के बारे में कौन सा धारा बात कर रहा है? धारा 19 बात करता है। राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकती है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है कि धारा 19 के तहत जो नियम बनाने की शक्ति है वो किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। और इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा, फिर ये पारित हो जाएगा, फिर ये नियम बन के आ जाएगा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं इसमें एक चीज आपको और बताना चाहती हूँ। इसमें हम लोग जो भी पढ़े थे सजा, वो क्या था? 2 साल का कारावास था। क्या था? 2 साल का 2 साल का कारावास था और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना था। ठीक है, 2 साल का कारावास और 1 लाख रुपए तक का क्या था? जुर्माना था। ठीक है, ये किसके लिए था? पुरुष के लिए था। ठीक है, और इसमें महिला के लिए कोई भी, इसमें क्या है कि महिला के लिए किसी भी तरह का दंड का कोई प्रावधान नहीं है। ये हमको याद रखना है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में महिला के लिए किसी भी तरह के दंड का कोई प्रावधान नहीं है। सॉरी, कारावास का कोई प्रावधान नहीं है, तो हमको ये याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये अधिनियम समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो मुझे कमेंट में लिखिएगा। मैं आपको कोशिश करूंगी कि अगले वीडियो में सुधारने की। ठीक है, थैंक यू।